वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हैदराबाद से आई खबर के बारे में। ये एक काफ़ी चिंताजनक खबर है जो हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने NGRI के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ रही भारतीय प्लेट। चलो इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। भारत में कभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप। शुरू करते हैं। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। इसकी वजह से हिमालय पर तनाव पैदा हो रहा है और यह आने वाले दिनों में बड़े भूकंप की वजह से बन सकता है। यह भूकंप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल में आ सकता है। यह दावा किया है कि हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान NGRI के वैज्ञानिक डॉक्टर N पूर्णचंद्र राव ने। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि हमारी पृथ्वी कई टेक्टोनिक प्लेट से बनी है जो लगातार गतिशील रहती है। इन्हीं में एक भारतीय प्लेट भी है। इस पर नज़र रखने के लिए अकेले उत्तराखंड में 18 सिस्मोग्राफ स्टेशनों का नेटवर्क बनाया गया है। यह प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। इसके क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल के बीच भूकंपीय अंतराल मौजूद हैं। डॉक्टर राव ने अंदेशा जताया है कि यह भूकंप किसी भी समय आ सकता है। दोस्तों, NCR में भी भूकंप के झटके देखे गए। दिल्ली NCR में और यूपी के कुछ हिस्सों में बुधवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। करीब 1:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरिद्वार बताया गया है। सोमवार को भी दर्ज हुआ भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से 56 किलोमीटर उत्तर में रिएक्टर स्केल पर 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र भूकंप की तरह से 10 किलोमीटर गहराई में था। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के NTR जिले में नंदगामा में भी 19 फरवरी को भूकंप दर्ज हुआ। हालांकि इसमें किसी नुकसान नहीं हो पाया। दोस्तों, ये भूकंप किस तरीके से आता है और क्यों आता है, आओ इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। चलो अब भूकंप के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अर्थक्वेक ये अपना इंग्लिश वर्ड है। अर्थ प्लस क्यूक। तो दोस्तों, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी और क्यूक का मतलब होता है ऑसिलेशन यानी कंपन। सडन ऑसिलेशन, एकाएक कंपन को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के कारण भूपटल में होने वाले एकाएक सडन कंपन ऑसिलेशन को अर्थक्वेक कहा जाता है। दोस्तों,
ये रही अपनी प्यारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, ऊपरी सतह पर एपिसेंटर ऑफ अर्थ यानी भूकंप का अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र क्या होता है? जहां पर भूकंप का पहला प्रभाव पड़ता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। यह केवल फोकस के सीधे ऊपर होता है। अब देखते हैं फोकस ऑफ अर्थ क्यूब। फोकस यानी केंद्र, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? फोकस कहा जाता है। देखते हैं अर्थ क्रस्ट यानी भूपटल। भूपटल आप देख सकते हैं यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह। इसी में होने वाला एकाएक कंपन भूकंप कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी के ऊपरी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। और पृथ्वी के अंदर भाग को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। अधिकेंद्र और फोकस के बीच की दूरी ये करीब में करीब 0 से 700 किलोमीटर के बीच हो सकती है। इतनी गहराई भूकंप उत्पन्न कर सकता है। भूकंप का फोकस इतनी गहराई पर हो सकता है। ये कितना होता है? 0 से 8 किलोमीटर के बीच रहता है। कितना? 90% जो भूकंप आता है वो केवल 0 से 8 किलोमीटर के अंदर ही अंतराल पर आ पाता है। अगर औसत तौर से देखा जाए तो 8 से 30 किलोमीटर के बीच 8% भूकंप होता है। अगर 0 से 30 किलोमीटर के बीच बात कही जाए तो ये 98% भूकंप आता है 0 से 30 किलोमीटर के बीच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा जाता है। सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है क्रस्ट और उससे निचले वाले भाग को कहा जाता है मेंटल और उससे निचले भाग को यानी कि सबसे नीचे भाग को कोर कहा जाता है। दोस्तों औसतन में देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर क्रस्ट जो होता है 0 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच होता है और मेंटल 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के अंतराल में रहता है और कोर जो होता है वो होता है 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर या ये कह सकते हैं आंकड़े के अनुसार 3371 किलोमीटर। अब देखते हैं क्रस्ट का योगदान। क्रस्ट का पृथ्वी के आयतन में 1% योगदान होता है, जबकि क्रस्ट का पृथ्वी के द्रव्यमान में 0.5% योगदान होता है। ऐसे ही मेंटल को देखते हैं। मेंटल का पृथ्वी के आयतन में 84% योगदान है, जबकि द्रव्यमान में इसका योगदान 67% है। ऐसे ही देखते हैं कोर। कोर का पृथ्वी के आयतन में 15% योगदान है, जबकि द्रव्यमान में कितना है दोस्तों? यह 32.5% योगदान है। और दोस्तों लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट पृथ्वी के संरचना में मेंटल का सबसे अधिक भूमिका निभाती है ये। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगे। दोस्तों सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। और क्रस्ट होता है हमारा
ठोस सॉलिड एकदम। उससे निचली वाली लेयर मेंटल कहलाती है। जो मेंटल दो भागों में बटी हुई होती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल होता है सॉलिड भाग, जबकि लोअर मेंटल होता है सेमी सॉलिड भाग। ऐसे ही कोर पृथ्वी की सबसे निचली सतह, इसके आउटर लेयर में लिक्विड होता है और इनर कोर में सॉलिड होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तरंगे भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव। अगर बात कहें तरंगे की, ये अपनी प्यारी पृथ्वी, अगर एस वेव को कुछ वैज्ञानिकों ने भेजा तो एस वेव टकरा के इधर निकल गई और ऐसी ही इधर निकल गई, और जो पी वेव को भेजा तो वो सीधी डायरेक्ट नीचे आई। तो दोस्तों ये किस वजह से हुई? क्योंकि अपनी पृथ्वी ठोस यानी कि सॉलिड है और वेव एस तरंग नहीं जा सकी, जबकि पी वेव्स सॉलिड थी, मतलब ज़्यादा मजबूत थी। चलो इन्हें भी विस्तार पूर्वक देखते हैं। दोस्तों सिस्मिक वेव यानी भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों को ही चार भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं। नंबर पहला एक पी वेव, और दूसरा एस वेव, और तीसरा एल वेव, और चौथा आर वेव। दोस्तों पी वेव को प्राइमरी वेव भी कहा जाता है, और प्राइमरी वेव यानी कि पी वेव लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलने में समर्थ होती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पी वेव्स चलती है। ये माध्यम के समांतराल चलती है। एस वेव को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेव यानी कि द्वितीय तरंग कहा जाता है। ट्रांसवेव वेव, एस वेव को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। यह केवल ठोस और ठोस में ही ट्रेवल करती है। आप देख सकते हैं माध्यम के लंबवत चलती हैं ये। और एल वेव को क्या कहा जाता है? लब वेव। ये क्या होती हैं? ये होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से चलती हैं। बात आती है आर वेव, रैले वेव भी कहा जाता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये भी आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से चलती हैं। दोस्तों पृथ्वी का जो फोकस केंद्र पर आर वेव, उसके बाद एस वेव, और एस वेव ही दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जो एल वेव और आर वेव के रूप में। वेवों को तीव्रता के अनुसार देखते हैं, इंटेंसिटी के अनुसार। पी वेव सबसे कम, एस वेव उससे ज़्यादा, एल वेव उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आर वेव। उस सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी वेव होती है वो आर वेव और एल वेव होती हैं। उस सबसे कम विनाश होता है पी वेव से। सरफेस वेव ये होती है एल वेव और आर वेव।
ये कैसे चलती हैं? आड़े तिरछे के अनुसार चलती हैं, इस टाइप से, या कह सकते हैं इस तरीके से, और या फिर इस तरीके से आड़ी तिरछी चलती हैं। अब देखते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, जैसे पी वेव्स और एल वेव्स। अनुप्रास्थ तरंगे यह केवल सॉलिड मीडियम में चलती हैं, जैसे एस वेव्स। एस वेव्स से ही पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, ठोस नहीं है। आर वेव यह दोनों प्रकार के नेचर की होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्थ तरंगे होती हैं। दोनों नेचर की दोस्तों कौन सी होती हैं? आर वेव्स। अतः दोस्तों यह सिद्ध होता है कि भूकंप की घटना मुख्य रूप से भूपटल से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों ये पृथ्वी और ये सरफेस। सरफेस से ऊपर वातावरण। वातावरण में देखते हैं दोस्तों वो पृथ्वी के सरफेस पर यहाँ क्या होता है? अर्थ क्रस्ट होता है, और अर्थ क्रस्ट में ही क्या आता है दोस्तों? भूकंप आता है। अगर वायुमंडल में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन और रेडॉन ये गैसें होती हैं, और दोस्तों ये क्या अक्रिय गैस हैं। और सबसे भारी गैस दोस्तों कौन सी है? ये रेडॉन गैस है। यह पृथ्वी के सतह से चिपकी हुई होती है। दोस्तों वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ने पर भूकंप के आने की सूचना मिल जाती है। ऐसे ही वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो हमें पता लग जाता है कि ज्वालामुखी फटने वाली है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पूरे भारत में पूरे साल में 8000 भूकंप आते हैं। अकेले 1500 भूकंप जापान में आते हैं दोस्तों। औसतन से प्रतिदिन 3 या 4 भूकंप। इसलिए जापान को भूकंप का देश कहा जाता है। और इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। और भूकंप का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप के सिद्धांत। तो हमारे पास दो सिद्धांत हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनीकरण सिद्धांत, और दूसरी थ्योरी रिबाउंड थ्योरी, प्रयास्त सिद्धांत। चलो इन दोनों प्लेट को विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोस्तों एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, एक होती है महासागरीय प्लेट। दोस्तों महासागरीय प्लेट हल्की होती है महाद्वीपीय प्लेट के प्रति। दोस्तों जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट जब आपस में टकराती है तो महाद्वीपीय प्लेट ऊपर की ओर और महासागरीय प्लेट नीचे की ओर धंस जाती है। इस धंसे हुए भाग को ही सबडक्शन, क्षेपण कहा जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सडन
ऑसिलेशन यानी कि एकाएक कंपन होता है। इसी वजह से भूकंप आता है। महासागरीय में 2.95 और महाद्वीप 2.67 होता है। और हर एक भूकंप दोस्तों प्लेट के किनारे पर आता है। आगे बढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यह व्याख्या करती है कि सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में बताती है, मिडल कॉन्टिनेंटल बेल्ट बताती है और मिड ओशियनिक बेल्ट बताती है। इन तीनों की व्याख्या करती है। अब आती है दूसरी, रीबाउंड थ्योरी, प्रयास सिद्धांत। इंट्राप्लेट की भूकंप की व्याख्या के लिए अधिक भूमिका निभाती है। यह जानी जाती है। रीबाउंड थ्योरी के अंतर ही भारत के अंदर कोयाना जो 1967 में भूकंप देखा गया, लातूर में देखा गया और भुज 2001 में देखा गया। डायग्राम से आप दोस्तों समझ सकते हैं, जब पृथ्वी के चट्टानों पर एक सीमा से अधिक दबाव डाला जाता है तो चट्टानें रबड़ की भांति टूटने या दबने लगती हैं, बाद में आने वाली वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना चाहती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है, जैसे कोयाना में आया था। कब आया था दोस्तों? 1967 में। कोयाना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को विराम देता हूँ और जल्द ही ऐसे ही किसी मुख्य बिंदु पर वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो या एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रही हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।